नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राज और आप देख रहे हैं हाईवे 33। तो चलिए दोस्तों, आज की कहानी की सफ़र पर। दोस्तों, आज की कहानी जो हमें भेजे हैं उनका नाम है अभिषेक। ये घटना आज की नहीं है, 1995 की ये घटना है। मतलब एक लंबा अरसा बीत चुका है। अभिषेक जी बताते हैं कि मैं उन दिनों नौजवान था, लेकिन मैं गलत संगत साथ में आ चुका था। मैं हरियाणा राजस्थान का बॉर्डर पर रहता था और वहाँ जो इंडस्ट्री एरिया था और वहाँ पर काम करता था। अब ज़्यादा पढ़ा लिखा तो था नहीं, तो मेहनत मजदूरी का ही काम था। शरीर थक जाता था और कुछ दोस्तों का साथ संगत भी ऐसा मिल गया कि मैं नशे में डूबता चला गया। अब इसके बाद तो वो नौकरी से मुझे निकाला गया और घर में जो बेइज्जती और जो हुआ, मैं तो उस चीज़ को भूलता ही नहीं हूँ। लेकिन करूं क्या, आदत जो हो गई थी। अगर शाम को मैं उस नशे को ना लूं, दारू का पैग ना लगाऊं, तो मुझे अच्छा ही नहीं लगता था। ऐसा लगता था कि शरीर एकदम भारी भारी है, मैं किसी काम का नहीं हूं। मैं अब हर रोज किसी न किसी अपने दोस्तों के पास जाता। अब उनके साथ बैठ कर के जो दे देते उसी से मैं गुजारा करता। मतलब कहने का कि मैं एक पक्का वाला शराबी लड़का बन चुका था। अब मुझे किसी बात का असर होता ही नहीं था। घर वाले जो करना था मेरे साथ में बहुत कुछ कर चुके थे। मारना, पीटना, समझाना, सब कुछ कर चुके थे कि लड़का सुधर जाए सुधर जाए। लेकिन मैं सुधरा नहीं और बिगड़ता चला गया। अब तो ऐसी जो मेरी हालत हो गई थी कि अब तो मुझे कोई पास में बिठाता भी नहीं था। चल भाई अलग हट जा, बेवड़े से हमें बात नहीं करनी है। मैं कहूँ ना कि जब मेरे दोस्त भी मुझसे पीछा छुड़ाने लगे कि भाई ये कब तक चलता रहेगा, कि दूसरे के पैसे पे तू कब तक दारू पीता रहेगा, अपने शौक पूरा करते रहेगा, कुछ मेहनत कर, काम कर जैसे हम लोग करते हैं। हाँ, मैं कहने लगा कि हाँ भाई मैं करूँगा ना, काम लगवा दो। आखिरकार वो लोग मेहनत से काम भी लगवाते थे, लेकिन मैं अपनी आदत से बाज नहीं आता था। ऑन ड्यूटी बाहर से दारू लंच के टाइम में अब मुझसे रहा नहीं जाता था। मेहनत मजदूरी के काम था, मैं पी के आ जाता था। सुपरवाइज़र को पता लगता था तो उसी टाइम मुझे अब फैक्ट्री से बाहर निकाल देते थे। अब कहूँ ना कि मेरे पास में कोई रास्ता नहीं बचा था। कुछ दोस्त तो मेरे से किनारा कर चुके थे, लेकिन एक जो मेरा जिगरी दोस्त था और वो मेरा हेल्प करता था। गाहे बगाहे वो मुझे भोजन भी देता था और शाम के टाइम अब वो पीता था तो मुझे पिला भी देता था और कहता था कि अभिषेक ये तो अपनी आदत सुधार ले, ये ऐसा दारू नहीं पी जाता। देख मैं भी पीता हूँ, लेकिन अपनी मेहनत मजदूरी करने के बाद जब अपने कमरे पर लौटता हूँ तब मैं पीता हूँ, लेकिन तू तो दिन में शुरुआत कर देता है। ऐसे भाई तुम्हें कोई काम नहीं देगा। मेरी कहना मान, अपनी आदत को सुधार ले। अब तो मैं घर भी नहीं जाता था। अपने दोस्त के जो भाड़े का कमरा था और उसमें मैं पड़ा रहता था। उसी का जो भी छोटा मोटा काम था, खाना बनाने का, कपड़ा धोने का, ताकि मेरा दोस्त खुश रहे और शाम को मुझे दारू का पैक दे दे, खाना बनाने में मदद करता था। मतलब यही मेरा एक काम रह गया था और इसी काम से मैं अपने आप को अब गुजर बसर कर रहा था, क्योंकि मुझे शाम का दारू चाहिए। दारू तो मुझे दिन भर में चाहिए, लेकिन पैसा कहाँ था, कौन मुझे देने वाला था। तो ले दे करके जब वो मेरा दोस्त काम ख़त्म करके आता और तब मैं खाना बनाने में मदद करता उसको, और फिर वो मुझे दारू भी पिलाता था और डांटता भी था कि ऐसा कब तक चलेगा, कब तक अभिषेक, सुधर जा सुधर जा। अब मैं कहता था कि हाँ भैया, जल्दी मैं सुधरूंगा, जल्दी ही सब कुछ करूंगा। घर बार तो मैं जाना ही छोड़ दिया था और घर बार वाले मेरे फिक्र भी नहीं करते थे कि मैं कहाँ हूँ, जिंदा हूँ या मर चुका हूँ। उनको लगा कि ये लड़का नालायक निकल गया और हमारी समाज में बेइज्जती करा दी है। कोई मेरी तरफ झांकता तक नहीं था। मैं कहूँ ना कि जब मेरा दोस्त चला जाता था काम पर, मैं कुछ देर तक अपने उसी कमरे में अब सोया रहता था। लेकिन कब तक सोए रहोगे। मैं रोड पर आ जाता था, ठेके के आसपास जहाँ ठेका था, कि कोई पुराना मित्र मिल जाए, अगर वो दारू ले रहा होगा तो मैं उससे गुजारिश करूँगा कि भाई मेरे लिए भी एक छोटा सा पौआ दिलवा दे। कई बार ये मेरा जो काम था ना, वो हो भी जाता था। कोई पुराने मेरे दोस्त मिल जाता था, मैं उससे अब गुजारिश करता था, तो एक तरह से मुझ पर दया खा करके
वो काम भी करा देता था। अभी एक आदत, लालच सब कुछ बनी हुई थी। मैं ठेके के आसपास ही में बैठा रहता था, अपने शिकार को ताड़ने की कोशिश करता था कि कौन है मेरा दोस्त, कौन मुझे जानता है, और मैं वैसे ही बैठा रहता था। लेकिन कई दिनों से ऐसा कुछ मेरे साथ में नहीं हो रहा था। मैं नशे के लिए दिन भर तड़पता रहता था। अब फिर जब शाम आता तो जितना देता था उसमें मुझे सब्र भी नहीं होता था। लेकिन मैं करूं तो क्या करूं। आखिरकार दोपहर में एक रात पेड़ के पास बैठा हुआ ठेके की तरफ निहार रहा था, और तभी एक गाड़ी आके रुकती है। वो उतरते हैं, कुछ लोग उसमें से 3 लोग बैठे हुए थे, और 3 लोगों में से 2 लोग उतरते हैं और ठेके के पास जाते हैं। चमचमाती हुई गाड़ी जब मैं देखता हूँ तो मुझे लगा कि ये तो बड़ा पैसे वाले लोग हैं। अगर मैं इनसे कहूँगा कि मुझे भी एक पौवा दिलवा दो, मैं आपकी गाड़ी की साफ़ सफाई कर दूँगा, तो लोग मेरी मदद करेंगे। मैं नशे से बिल्कुल तड़प रहा था, व्यग्र था। अगर मुझे नशा नहीं मिले तो ना जाने क्या हो, ऐसी मेरी हालत हो चुकी थी। हाँ, मैं देरी नहीं करता, मैं सीधा उनके पास जाता हूँ। बाबू, मुझे एक पौवा दिला दो। आप जो भी काम कहोगे मैं आपकी गाड़ी सफाई कर दूंगा, अंदर से बाहर तक मैं मदद कर दूंगा, सफाई कर दूंगा। आप मुझे एक छोटा सा पौवा दिलवा दीजिए। दोनों लोग अब कपड़े लते तो अच्छे पहन रखे थे, चमचमाती हुई गाड़ी थी, ड्राइवर गाड़ी के स्टीयरिंग सीट पर बैठा था, और वो लोग बियर खरीद रहे थे। एक दूसरे की तरफ देख करके मुस्कुराते हैं और कहने लगे, तू करता क्या है? अब मैं बताने लगा कि मैं फैक्ट्री में लेबरगिरी के काम करता था, लेकिन अभी मेरे पास में काम नहीं है, मैं खाली बैठा हूँ, मैं कुछ भी काम कर सकता हूँ, बाबू मुझे एक पौवा दिला दो। तब दोनों आँखों में इशारा करते हैं और एक पौवा मुझे दे दिया जाता है। मैं बड़ा खुश हो जाता हूँ। मैं दौड़ करके पेड़ के पास में आकर के अब मैं नीटी दारू पी जाता था। मुझे जरा सब्र नाम का चीज़ नहीं थी, ऐसी मेरी हालत हो चुकी थी। अब इसके बाद वो लोग आते हैं, मेरे पास में आके खड़े हो जाते हैं और कहने लगे कि भाई तुम्हारा मतलब हो गया तो तू अब छोड़ करके हमें भाग आया। तू तो बोल रहा था कि तू मेरे लिए काम भी कर सकता है, गाड़ी की सफाई करता था, चल गाड़ी की सफाई तो कर दे। मैं अब उठता हूँ कि हाँ, मैं ऐसा तो बोला था, लेकिन एक पौवा में मेरे को होना क्या था। मैं कहने लगा, बाबू ज़रूर मैं करूँगा। सफाई करने लगता हूँ और कहता हूँ कि बाबू एक पौवा और मुझे दिला दीजिए। और तब दोनों नौजवान जो थे हंसने लगते हैं, मुस्कुराने लगते हैं और कहते हैं, हाँ, अगर तू हमारी बात को मानेगा, हमारी काम करने पर राजी हो जाएगा, तो पौवा का मैं तो तुम्हें दारू का टैंक में अब बिठा दूंगा कि नहाता रहा और पीता रहा। मैं जब उनकी बात सुनता हूँ ना गाड़ी साफ करते हुए, मैं खुश हो जाता हूँ। बाबू, क्या आप मुझे काम दोगे? बस एक ही है, मुझे दारू चाहिए, मैं दारू के बगैर रह नहीं पाता हूँ। और तब दोनों नौजवान लड़के हंस के कहने लगे, हाँ चलेगा हमारे साथ में? मैं बोला, हाँ बाबू, अगर मुझे दारू मिलेगा तो आप जहाँ भी मुझे ले चलो, मैं चलने के लिए तैयार हूँ। दोनों नौजवान खुश हो जाते हैं और कहते हैं, ठीक है, सफाई हो गई तो आप मेरे साथ में बैठ, ड्राइवर के पास में बैठ, तेरा परिवार है, अब कोई इतराज़ तो नहीं करेगा। मैं कहने लगा, बाबू परिवार तो है, लेकिन कोई मुझे पूछता तक नहीं है, मैं जल्दी जल्दी सारी कहानी बता देता हूँ। और तब कहते हैं कि ठीक है, चल मेरे साथ में, लेकिन ये जो काम है करने के बाद तो लौट आना। ये काम हमारे पास में परमानेंट नहीं है, लेकिन ये काम समझ ले, जाने से पहले 10 बार सोच ले और तब मेरे साथ में चलना। मैं कहने लगा कि बाबू आप जो भी काम बताओगे गलत काम नहीं होना चाहिए, मैं गलत काम कोई करता नहीं हूँ, चाहे मैं मर जाऊँ लेकिन मैं गलत काम नहीं करूँगा। हाँ, इसके अलावा जो भी काम बताओगे, मेहनत मजदूरी सब कुछ मैं करने के लिए तैयार हूँ। कहने लगे, कुछ अब हमारे पास में गलत काम नहीं है, काम जो है हमारे पास में बिल्कुल सच्चा काम है, और देखो अगर तुम ये काम कर सकते हो तो हाँ भरो और तब हमारे साथ में चलना, नहीं तो तुम जहाँ हो वहीं पर रहना। मैं पूछने लगता हूँ कि बाबू काम क्या है? और तब कहते हैं कि तुम भूत प्रेत पर यकीन करते हो। मैं कहने लगा, हाँ बाबू, मैं करता हूँ ना, मैं तो भूत प्रेत को देखा भी हूँ। हालांकि मैं एक बार देखा था, और वो भी दूर से, खेतों में। अब मैं डींग हाँकने लगा कि बाबू मैं तो कितनी बार भूत प्रेत को देख चुका हूँ, मैं भूत प्रेत से डरता उड़ता नहीं।
दोनों लड़के आपस में देख करके मुस्कुराने लगे और कहने लगे, तो वाकई सच में तुमने भूत को देखा और तुम डरे नहीं? मैं कहने लगा, हाँ। तो समझ लो कि तुम्हारा काम हो गया। ये भूत प्रेत का ही काम है। हम तुम्हें एक बाबा से मिलवाने वाले हैं और देखो, बदले में हम बहुत सारा पैसा भी देंगे और जो कहोगे, दारू की जौन सा ब्रांड कहोगे, हम तुम्हें जी भर के पिलाएंगे। खाना पीने की कोई कमी नहीं है, बशर्ते बाबा जी का वो काम कर दो जिसके लिए हम तुम्हें लेके जाएंगे। मैं कुछ नहीं सोचता हूँ, कुछ विचारता नहीं हूँ। अरे अब विदेशी दारू मिलेगी, अब देसी में रोज़ पीता रहता हूँ, अब तो ज़िंदगी आनंद हो जाएगी। मैं कहता हूँ, बाबू मैं बिल्कुल तैयार हूँ। मैं भूत प्रेत से नहीं डरता। मेरे आगे भूत प्रेत क्या है, मैं तो खुद भूत हूँ। अब इसके बाद मैं गाड़ी में बैठ जाता हूँ और गाड़ी चल पड़ती है। अब मुझे ये नहीं मालूम कि कब, कहाँ, कैसे, किस जगह पर गाड़ी पहुँची। मैं गाड़ी में बैठते ही अब नींद में अब चूर हो गया था। दारू पीने के बाद मेरे साथ में ऐसा ही होता था। जब मुझे जगाया जाता है कि अब अभिषेक, अब तुम उठ जाओ, चलो हम तुम्हें एक बाबा जी से मिलाते हैं, अभी शाम का वक्त है, आओ जल्दी से, नहीं तो बाबा जी कहीं प्रस्थान न कर जाए। अब इसके बाद हम एक अंधेरे भरे कमरे से गुजरते हैं और तब जाके आगे उजाला दिखाई देता है और वहाँ पर एक ऐसा पलंग जैसा बिछा हुआ है। पलंग कम, अब उसको हम तख्त ही बोल सकते हैं, और उस पर बाबा जी बैठे हुए थे। बाबा जी अब अधेड़ उम्र के थे, सर के बाल पके हुए थे, गले में ना जाने कितने कितने माला पहन रखे थे, अब टीका भी किए हुए थे। देखने से ही अब अधेड़ अब पंडित लग रहे थे, जैसे मेरी नज़रों में देखा था। और वो कहते हैं कि ये नौजवान हमें मिल गया, जैसे आप नौजवान की तलाश थी। ये भूत प्रेत को कई बार देख चुका है, अब भूत प्रेत से डरता भी नहीं है। तो ये आप देख लो, इसको जांच लो, परख लो। अगर आपके किसी काम में आता है, जो आप काम करना चाहते हो, तो देख लो। अगर आपका मतलब का है तो ठीक है, हम इसको रख लेते हैं, और नहीं तो इसको वापस भेज देंगे। तब बाबा जी कहते हैं कि ठीक है, अब मुझे इसे कुछ देर बात कर लेने दो, और तब मैं इसको अब फैसला सुनाता हूँ। मुझे ज़मीन पर बाबा जी बैठने के लिए बोले, और खुद ही ज़मीन पर आलती पालती मार करके बैठ गए। मेरी आंखों में देखने लगे और कहने लगे कि तू भूत प्रेत को कब देखा है? भूत प्रेत से अब तुझे डर नहीं लगता है? मैं उनके आंखों में देखने लगा, ऐसा लगा कि मुझे नींद आ रही हो, नींद आ रही हो। मैं ना जाने क्या क्या जो जो पूछ रहे थे, अब मैं सब कुछ बताता चला गया। अब जैसे मुझे अब लगा कि मेरा नींद खत्म हो चुका है, अब मैं जाग जाता हूँ, लेकिन बाबा जी के सामने बैठा रहता हूँ। और वो कहते हैं कि तूने तो एक बार बस भूत को देखा है, और तू तो बोल रहा था कि ना जाने कितनी बार भूतों का आमना सामना किया है, लेकिन चल तू डरा नहीं है, जो पहली बार जो देखा था उससे भी नहीं डरा है। अब हमारा एक छोटा सा काम है, वो मेरा काम कर देगा। मैं कहने लगा, बाबा जी मैं इसी काम के लिए तो आया हूँ, और भैया लोगों ने बोला था कि मुझे पैसा भी मिलेगा और महंगी महंगी दारू भी मिलेगी। बाबा जी मुस्कुरा दिए और कहने लगे, हाँ भैया ने बोला है तो ज़रूर मिलेगा, काम तो उन्हीं का है ना। कहने लगे, देखिए एक फैक्ट्री है, ज़्यादा दूर नहीं है, पास में ही है, और वहाँ पर कुछ आत्माओं ने फैक्ट्री पर कब्जा बना रखा है। फैक्ट्री चलती नहीं है, और जो भी काम करने जाता है और वो नुकसान उठा लेता है। फैक्ट्री हमारे ये जो दोनों लड़के हैं इन्होंने खरीदा है, और ये चाहते हैं कि उसमें जो भी प्रेत आत्मा है उनको भगा दिया जाए। और भगाने का एक ही तरीका है, मैंने सारा जो जुक्ति है आजमा चुका हूँ। प्रेतात्माओं में एक खूब लड़की भी है, और वो लड़की उनकी अब एक तरह से सरदार है। जब तक सरदार को हम पकड़ नहीं पाएंगे, छोटी मोटी प्रेतात्माएं वो तो आती रहेंगी जाती रहेंगी। मेन चीज़ हमें उस सरदार को पकड़ना है, उस लड़की को पकड़ना है, प्रेतात्मा को। अगर वो हाथ में आ जाती है तो समझ लो वो फैक्ट्री खाली हो जाती है। लेकिन उसको पकड़ना इतना आसान नहीं है। उसको पकड़ने के लिए हमें जाल बिछाना पड़ेगा, और वो जाल बिछेगा या तो अमावस की रात को, या फिर पूनम की रात को, या फिर चंद्र ग्रहण। मैं कहने लगा, बाबा तो आप देर क्यों करते हैं, मैं आ गया हूँ ना, मैं आपकी मदद करूँगा।
तब कहने लगे इतना आसान नहीं है। बाबा जी बताते चले गए। अब मैं सब कुछ समझता चला गया। जो मैं सुना मैं मन से निकालता कि अरे मुझे इसमें क्या रुचि है, ये तो बाबा जी सब काम करेंगे, मैं तो बस अब एक तरह से बाबा जी का काम में आने वाला हूँ, मोहरा हूँ, मेरा इसमें क्या रोल है, सब कुछ तो बाबा जी करेंगे। मैं तो हरे हरे नोट को अब सपना देख रहा था कि ये काम संपन्न हो जाएगा तो मुझे बहुत सारा पैसा मिलेगा, अब बहुत सारा दारू मिलेगा, देसी विदेशी। आज जी भर के मैं दारू पीऊँगा और सालों तक आराम करता रहूँगा। भैया ने इतना पैसा अब हमें बताया है। मैं खुश था, लेकिन जो भी बाबा जी ने समझाया था थोड़ा बहुत तो मैं समझ गया था। बाबा जी कहना था कि अमावस की रात आने वाली है और उस रात को हम तुम्हें तैयार करेंगे एक दुल्हा की तरह, जैसे लगेगा तुम अब पहली बार दुल्हा बन रहे हो। हम वैसे सब कुछ इंतजाम करेंगे। उस फैक्ट्री में एक जगह को हम साफ सफाई करेंगे, अपने तंत्र मंत्र से उस जगह को ऐसा बना देंगे कि वो लगेगा कि वहाँ पर तुम्हारी सुहाग रात बनने वाली है। हम उस जगह पर पलंग बिछाएंगे, सब कुछ जैसे सुहाग रात होती है सब कुछ ऐसा करेंगे। और हम अपनी मंत्र के जाल से उस लड़की को फंसाने की कोशिश करेंगे। तुम्हारा अब उसमें सहयोग चाहिए। तुम उस रात के लिए उस लड़की का दूल्हा बनोगे और जो लड़की कहेगी तुम्हें करना पड़ेगा। अगर तुम उसकी बात मान लेते हो तब हम उस लड़की को पकड़ सकते हैं। अगर तुम उसके साथ सहयोग नहीं करते हो तो तुम भी खतरे में आ जाओगे और हमारा काम भी नहीं होगा। तो सोच लो, समझ लो, अगर तुम कर पाओगे तो हाँ बोलना, नहीं तो अब अभी भी वापस तुम जा सकते हो। मैं कुछ नहीं सोचता हूँ, कहता हूँ कि बाबा जी मैं बिल्कुल तैयार हूँ, कब करना है आप कर लो, मैं बिल्कुल इस काम के लिए तैयार हमेशा बैठा हूँ। बाबा जी खुश हो जाते हैं। इसके पास अब मुझे रहने खाने का सब कुछ का प्रबंध किया जाता है, पीने का सब कुछ दिया जाता है। लेकिन बाबा जी कहते हैं कि देखो उस रात तुम्हें ड्रिंक बहुत कम करनी है, ये जब काम हो जाए ना तो तुम जी भर करके दारू में नहा लेना, मुझे कोई इतराज़ नहीं है। अब मैं जानता हूँ कि दारू पिए बगैर तुम वो भी काम दूल्हा भी नहीं बन सकते, मैं इस चीज़ को अब जान चुका हूँ। लेकिन उस दिन उस रात को तुम्हें कंट्रोल में रहना है, होशो हवास में रहना है। अब मैं कहता हूँ बाबा मैं बिल्कुल रहूँगा, जैसा आप कहोगे मैं वैसा ही करूँगा। आखिरकार अब खाना पीना सब कुछ अच्छी ढंग से हो रहा था। अब मुझे तो इस काम में बड़ा मज़ा आने लगा था, लेकिन अभी काम का शुरुआत नहीं हुआ। आखिरकार अमावस की रात आती है और बाबा जी मुझे फैक्ट्री में ले जाते हैं। फैक्ट्री का ऊपरी मंजिल 2 मंजिल फैक्ट्री था। ऊपरी मंजिल में केबिन था, शायद वो बॉस का केबिन था। उस केबिन से पूरा सामान को हटा करके पलंग बिछाया जाता है, मतलब एक सुहाग रात के कमरे की तरह सजा दिया जाता है। फूल से उसमें जो भी सजावट होती है अब कर दिया जाता है, खुशबू वगैरह बिखेर करके। और बाबा जी तंत्र मंत्र से उस जगह को, आसपास के जगह को अब एक तरह से वो कार्य सिद्धि कर लेते हैं। काम उनका खत्म हो चुका था। कहने लगे कि देखो अभिषेक अब तुम्हारा काम शुरू होगा। रात को 11 बजे 12 बजे के बीच में वो प्रेतात्मा लड़की आएगी। पहले वो नीचे मंजिल पर आएगी। मैं ऐसा जाल बिछा रखा हूँ कि तुम्हारी खुशबू उस तक पहुँच जाएगी और तुम्हें सूंघते सूंघते इस जगह पर आ जाएगी। और इसके बाद काम जो होना था अब तो तुम्हें पता ही है। तुम्हें देख करके वो लड़की खुश हो जाएगी, उसको लगेगा कि हाँ इसी लड़के का तो मुझे तलाश था और वही वक्त है तुम उसको काबू में करने का, प्रेम करने का। जो भी कहे उसके साथ रात बिताना है। अब इसके बाद तुम लोग जब शांत हो जाओगे, आराम से उस जगह पर सो जाओगे, तब हमारा काम शुरू होता है। हम उस लड़की को उस जगह से निकलने नहीं देंगे। जैसे ही वो लड़की पलंग पर जाएगी हम हर एक दरवाज़ा को अब बंद कर देंगे मंत्र की शक्ति से। लड़की भाग नहीं पाएगी। अब इसके बाद हम उस जगह पर जाएंगे जहाँ पर तुम लोग अब सुहाग रात मना रहे हो। फिर हम उस लड़की को काबू में कर लेंगे। इसके बाद तुम्हारा काम खत्म। मैं काम को अब एक तरह से समझ लिया था। ये ज़्यादा डरावना तो नहीं था। मैं पूछा भी था कि कहीं वो लड़की मुझ पर नाराज़ तो नहीं हो जाएगी, मेरे साथ कुछ गड़बड़ तो नहीं करेगी। तब बाबा जी कहने लगे नहीं, वो लड़की तुम्हें लगेगी भी नहीं
कि वो एक प्रेत आत्मा है, एक खूबसूरत लड़की के रूप में आएगी। तुम उसे पहचान भी नहीं पाओगे कि वो प्रेत आत्मा है। हाँ, मैं जानता हूँ कि तुम उसको देखोगे ना तो अपने आप को भूल जाओगे। ऐसी ही लड़की है, ऐसे ही उसका रंग रूप है, उसका शरीर है, तो अपने आप को भूल जाओगे। उसके बाद सारी तैयारी बाबा जी और लड़के मेरे लिए करते हैं। कपड़े लत्ते दूल्हे की तरह मुझे पहनाया जाता है। नया कपड़ा जो दूल्हा पहनता है वैसे ही कपड़ा मेरे को पहनाया जाता है। खुशबू वगैरह लगाया जाता है, श्रृंगार किया जाता है मेरा। अब मैं जो बलि का बकरा बनने वाला था। अब उसके बाद 10 बजे के बाद मुझे उस कमरे में पहुंचा दिया जाता है। बाबा जी अब सारा काम का जिम्मेदारी अपने ऊपर ले लेते हैं और वो मालिकों को कहते हैं, लड़कों को, कि आप लोग अब इस फैक्ट्री से दूर चले जाओ, यहाँ आसपास भी मत भटकना। अब यहाँ पर हम 2 लोगों का काम है, अब हम 2 लोग हैं, इस काम को संभाल लेंगे। अगर आप लोग रहोगे तो उसको शायद अब यहाँ पर आने में थोड़ी दिक्कत परेशानी महसूस होगी, इसलिए आप लोग चले जाओ। दोनों जो मालिक थे ना चले जाते हैं। अब हम उस पलंग पर बैठ जाते हैं। अब बाबा जी सब कुछ समझाते हैं दोबारा तिबारा। कहते हैं कि देख अभिषेक, गलती मत करना। अगर तू उसको मना कर देगा, किसी बात को आनाकानी करेगा, वो लड़की तेरे पर नाराज हो जाएगी। अब फिर मैं तुझे बचा नहीं पाऊंगा, वो तेरा खून पी जाएगी। जब ये बताते हैं तो मैं थोड़ा नर्वस हो जाता हूँ, लेकिन सुरूर में था नशे का। मैं कहने लगा, नहीं बाबा, मैं ऐसा कोई गलत काम करूँगा ही नहीं। जो लड़की कहेगी मैं हर उसका हुक्म का मानूंगा। अब उसके बाद बाबा जी मुझे आखिरी चेतावनी देकर चले जाते हैं। कहते हैं मैं आसपास में ही रहूँगा, लेकिन इस फैक्ट्री में नहीं। अगर मैं इस फैक्ट्री में रहूँगा तो शायद इस फैक्ट्री में आएगी भी नहीं, फिर हमारा काम हो नहीं पाएगा। अब इस जगह पर तू अकेला है और अकेले ही काम को हैंडल करना है। आज जब मुझे एहसास हो जाएगा कि लड़की आ चुकी है, तेरे जाल में फंस चुकी है, या फिर तू यूँ कहा जाए कि तू लड़की के जाल में फंस गया है, तब हमारा काम आसान हो जाएगा। सच कहूँ ना, 10 बजे के बाद 10:30 के टाइम होते ही बाबा जी फैक्ट्री से निकल चुके थे। ऊपरी मंजिल पर मैं अकेले था और नीचे का मंजिल में अंधेरा था और ऊपर का भी मंजिल अंधेरा था। सिर्फ जो हमारा कमरा था वो उस रोशनी में नहाया हुआ था, चमक रहा था, और बाकी जगह पर अंधेरा। जैसे मैं अपने दुल्हन का प्रतीक्षा कर रहा हूँ। मैं कभी पलंग पर बैठता, कभी नीचे उतर आता, इधर उधर घूमता। कुछ भूख लगती तो वहाँ पर कुछ पकवान भी थे, मिष्ठान भी थे, उसका स्वादिष्ट व्यंजन को अब चखता भी। और दारू तो मैं अब कहूँ ना कि जितना बाबा जी ने बताया था उससे ज़्यादा ही मैं ले चुका था, लेकिन मैं अपने होश वास में था। मैं जानता था कि इससे मेरा कुछ होने वाला नहीं है, मैं बेहोशी में नहीं जाऊँगा। ना मैं आज तक कितना भी दारू पी लूँ, किसी के साथ में बदतमीजी नहीं किया। मुझे दारू चढ़ जाती तो मैं सो जाता था, अब यही मैं करता था। बदतमीजी तो मैं आज तक किसी के साथ किया ही नहीं था। अब मुझे अपने आप पर भरोसा था, लेकिन उस जगह पर अब कोई दारू का बोतल थी नहीं। बाबा जी जानते थे कि अगर दारू की बोतल वहाँ रहेगी तो मैं तो ज़रूर पीऊँगा, इसलिए कंट्रोल में रखने के लिए वहाँ दारू का प्रवेश वर्जित था। 11 बजता है, मैं बेचैन उठा था। अब जो नशा था ना मेरा, धीरे धीरे उतरने लगा। और उतरने के बाद अब नशा चाहिए था, लेकिन नशा नहीं था, लेकिन इतना ज़रूर उतरा नहीं था। 11, 11:15, इसके बाद मुझे बेचैनी होने लगी। बेचैनी उस दुल्हन के लिए नहीं जो आने वाली थी, दारू के लिए, कि अब मैं क्या करूं, नशा भी उतर रहा है, अब मुझे ये काम करना है। अगर थोड़ा सा नशा मिल जाता तो इस काम को बखूबी करता, लेकिन नशा तो था नहीं वहाँ पर। मैं भी अकेला और बाबा जी कहीं दूर अब थे उस फैक्ट्री से। 11:15 बजते ही कदमों की आवाज़ सुनाई देती है, जैसे गलियारे से कोई आ रहा हो और जैसे घुंघरू की आवाज़ बज रही हो, छन 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 की, अब जैसे पाजेब बज रहा हो। अब मैं तो अब पलंग पर जाके बैठ जाता हूँ। वाकई में उस कमरे में लड़की प्रवेश करती है और जो मैं देखता हूँ ना तो बस देखते ही रह जाता हूँ। इतनी सुंदर और ऐसी लड़की मैंने जीवन में कभी देखा ही नहीं था। मेरी तो आंखें अब उस पर गड़ गई थी। मैं तो दारू का नशा भूल चुका था। जैसे उसकी आंखों में देखता हूँ ना तो बस देखता ही रह जाता हूँ।
ऐसी खूबसूरत लड़की मैंने ज़िंदगी में आज पहली बार देख रहा था। आज जैसे ही नज़रें मिलती है वो लड़की मुस्कुराती है। अब बिना कुछ बात किए हुए मेरे पास आके बैठ जाती है। मेरे अब बालों से खेलती है, मेरे गालों से खेलती है, मेरे जिस्म से खेलती है। अब उसको लगा कि बकरा तो मिल चुका है, बस हलाल करना बाकी है। मैं कहूँ ना, मैं ना जाने ऐसा कौन सा नशा में आ चुका था कि मैं डर सब कुछ भूल चुका था। आज जो नशे के मुझे अब लत लगी हुई थी, आज जिसके लिए थोड़ी देर पहले मैं तड़प रहा था कि मेरा सरूर कम हो चुका है, मुझे अब नशे की ज़रूरत है। जैसे उसकी आंखों में देखता हूँ ना, वो नशा उसकी आंखों से हो जाता है। लगता है कि मैं पूरी बोतल पी चुका हूँ, जैसे मैं मस्त हो चुका हूँ। आज जो जो लड़की मेरे साथ में करना चाहती है, मेरे बालों से खेलती है, मेरे शरीर से खेलती है, अब मैं उसका सहयोग करता हूँ और लड़की बड़ा खुश होती है। अब इसके बाद हम बिस्तर भी होती है। अब उसी पलंग पर सो जाता हूँ और उसके बाद मुझे कुछ भी ध्यान नहीं रहता है कि मेरे साथ में क्या हुआ, वो लड़की के साथ में क्या हुआ। आज जब मुझे जगाया जाता है ना, तो मैं आंखें खोलता हूँ। जब मैं देखता हूँ तो भैया लोग भी खड़े हैं, दोनों के दोनों, और बाबा जी भी खड़े हैं। अब भैया जी बिल्कुल दोनों खड़े थे, उनके चेहरे पर कोई मुस्कान नहीं थी, और बाबा जी भी शांत खड़े हुए थे। मुझे उठा रहे थे, उठो अभिषेक उठो, क्या सुबह हो गई है, तुम सोती ही रहोगे, चलो उठो उठो, चलो यहाँ से। मैं उठता हूँ। अब मैं बिस्तर पर देखता हूँ कि लड़की तो रात भर मेरे पास में थी, अब कहाँ गई? क्या बाबा जी ने उसको पकड़ लिया? क्या इतनी बुरी थी वो? लेकिन मेरे साथ में तो ऐसा कुछ किया ही नहीं था। एक दोस्त की तरह मेरे साथ में रात बिताई थी, तो बुरी आत्मा कैसे हो सकती है? और देखने से कहीं से भी कोई प्रेतात्मा लग ही नहीं रही थी। वो तो हाड़ मांस की बनी हुई एक साधारण सी लड़की की तरह थी। पूरा उसका व्यवहार, उसका हाथों का स्पर्श, सब कुछ तो जैसे इंसानों का होता है ऐसा ही था। कहीं से भी वो प्रेतात्मा लग नहीं रही थी। क्या हुआ उसके साथ में? क्या हुआ उसके साथ में? पूछता हूँ, बाबा जी क्या आपने उस प्रेतात्मा को पकड़ लिया? तब बाबा जी मुस्कुराते हैं, कहते हैं, हाँ बेटा, हमने पकड़ लिया। इसमें तेरा भी बहुत बड़ा रोल है। अगर तू उसको अपनी जाल में नहीं फंसाता, उसके साथ सहयोग नहीं करता, तो शायद हम उसको पकड़ नहीं पाते। कोशिश तो बहुत की है। तब मुझे बड़ा दुख होता है कि अरे, इतनी सुंदर प्रेतात्मा लड़की थी और वो तो निर्दोष लग रही थी। भला वो भूत पिचासों की रानी कैसे हो सकती? नहीं 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 नहीं, मैं मानने के लिए तैयार नहीं था, लेकिन मैं करूं तो क्या करूं? उस प्रेतात्मा पर मुझे दया आ रही थी कि मेरे वजह से अब उसको बंदिश बनाया गया है कहाँ पर? मैं पूछता हूँ। तब बाबा जी कहते हैं कि तुम्हारा काम खत्म, अब उसके साथ में हमें जो करना है हम करेंगे। अब तुम्हारा जो काम है आज की डेट से ख़त्म है, आज तुम अपने शहर अब लौट सकते हो। अब इसके बाद भैया लोग मुझे पैसे देते हैं और पैसे देख करके मैं लालच में आ जाता हूँ। और उसके बाद अब कौन सी आत्मा, कौन सी लड़की, मैं परवाह भी नहीं करता हूँ। दारू की बोतल मिलती है और इसके बाद मुझे जाने का प्रबंध किया जाता है। ड्राइवर जाता है मुझे छोड़ने के लिए। मैं रास्ते भर नशे में टोल पैसे संभाल कर रखा हुआ बैग में, और जब मैं अपने शहर पहुंचता हूं तो रात हो जाती है, शाम हो जाती है। रात से मतलब 8-9 के बीच का टाइम हो जाता है। मैं अपने घर तो जा नहीं सकता था। मैं अपने दोस्त के पास जाता हूं, लेकिन दोस्त भी अब वो काम पर गया हुआ था। शायद उसकी नाइट ड्यूटी थी या न जाने कहीं अपने गांव तो नहीं गया हुआ है। एक चाबी मेरे पास में रहा करती थी। अब मैं उस चाबी से दरवाज़ा खोलता हूँ और फिर अंदर चला जाता हूँ सारा सामान लेकर के। ड्राइवर जो मेरे साथ में आया था मुझे सही सलामत अब एक तरह से छोड़ करके, और वो खुश हो जाता है। कहता है कि कौन सा काम किए थे, कौन सा काम हुआ था फैक्ट्री में? मैं कहने लगा कि तुम्हें समझ में नहीं आएगा। अब मैं कहता हूँ कि ड्राइवर साहब पीते हो क्या? तब कहने लगा, हाँ पीता हूँ, लेकिन मालिकों को मैं अगर पकड़ में आ गया तो मेरी भी नौकरी चली जाएगी। अब मैं कहने लगा कि चलो मैं तुम्हें खुश होकर के एक बोतल देता हूँ, और उस ड्राइवर को एक बोतल दे करके मैं उसको खुश कर देता हूँ कि ड्राइवर साहब आप आराम से घर पर जाना और पीना। सच कहूँ उसके बाद में
मैं कई दिन तक उस आत्मा लड़की को भूल जाता हूँ। मेरा दोस्त आता है, मैं उसको समझाता हूँ, इतना पैसा दिखाता हूँ तो उसको विश्वास भी नहीं होता है कि ऐसा भी कोई काम होता है। मैं उसको यकीन दिलाता हूँ कि देख, मैं उसके साथ में ऐसा काम किया था, उस प्रेतात्मा लड़की के साथ में, और तब मुझे वो धिक्कारता भी है। मुझे कहता है कि तुम तो बड़ा बेगैरत लड़के निकले, तुम उस भोली भाली आत्मा को तुमने क्यों उनके जाल में फंसने दिया। अब मुझे भी लग रहा था कि मैंने जो काम किया है ना, बहुत गलत किया है। वो तो कहीं से देखने से किसी की रानी और ऐसी दुष्ट आत्मा बिल्कुल नहीं लग रही थी। अब मुझे पछतावा था, लेकिन जो होना था अब तो हो चुका था। अब इसके बाद जो भी बोतल थी मैं ख़त्म तो करता हूँ, लेकिन मन मेरा जो था ना, वो प्रेतात्मा लड़की ने मेरा मन को बदल दिया था। मुझे लगा कि नहीं, आज के बाद मैं दारू वारू कोई ऐसा गलत काम बिल्कुल नहीं करूँगा। अपने आप को सुधारने लगता हूँ और उसमें मेरा दोस्त बहुत मदद करता है। मुझे मेडिकल भी अब कुछ ट्रीटमेंट कराता है और इसके बाद मेरे शरीर में परिवर्तन होने लगता है। कहता है कि अभिषेक, अब तू सुधर जा, नहीं तो दोबारा मौका नहीं मिलेगा। इन पैसे को जो तू लेके आया है, इसका अभी एक तरह से उपयोग कर, कोई काम धंधा खोल ले। तू तो खाना बनाना जानता है, तो तू कोई होटल ढाबा क्यों नहीं खोल लेता है। आखिरकार उसकी बात मुझे जम जाती है। अब मैं रोड पर ही एक छोटा मोटा ढाबा सा शुरुआत करता हूँ और उसके बाद मुझे वो ढाबा अब चलने लगता है। अब फिर मैं थोड़ा सा विस्तार करके और आगे बढ़ा देता हूँ। मेरे पास में अब काम करने वाले आते हैं, नौकर भी हो जाते हैं। इसके बाद मेरे जो घर वाले हैं, अब उनको पता लगता है कि लड़का तो अब अमीर बनता जा रहा है। अब आते हैं, मेरी हालत देख करके वो भी खुश जाते हैं। कहते हैं कि देख बेटा, हमने तुम्हें घर से इसलिए निकाला नहीं था, तुम खुद निकल गए थे। तुम अपनी कर्मों से, हम चाहते थे कि तुम्हें ठोकर लगे और तुम ठोकर खा के संभलो। देखो, तुम आज संभल चुके हो। वैसे भी मुझे अपने परिवार से कोई गिला नहीं था, शिकवा नहीं था। मैं भी चाहता था कि मेरे परिवार अब मुझे अब अपना सहयोग दे, अब हमारे काम में लगे। और आखिरकार हम परिवार वालों के साथ में मिल करके उस ढाबा को अब चलाने की कोशिश करने लगे और ढाबा चलने भी लगा था। इस बात को लगभग 2 साल बीत चुका था। हमारा जो कारोबार था ढाबे का, सही चल रहा था। अधिकांश रात में मैं ढाबे पर रुका करता था। 11 साढ़े 11 के बीच में हम ढाबा को बंद कर देते थे और सुबह में फिर 7:30-8 बजे ढाबा स्टार्ट करता था। अब 2 साल बीतने के बाद वो रात मैं कभी भूल ही नहीं सकता था। शायद वो भी कोई पूर्णमासी की रात थी, पूनम की रात थी या अमावस की रात थी, अब मुझे ध्यान नहीं था। मैं उसी ढाबा में सोया हुआ था और बाकी जो हमारे नौकर चाकर थे उनके लिए अलग कमरा था। अब मैं अपने जो मेन ढाबा था और उसमें खाट डाल करके आराम से सोया हुआ था। रात के टाइम में वही प्रेतात्मा लड़की अब मेरे पास में आती है। मैं जो सो रहा था ना, वो मुझे जगाती है। अब मैं नींद में जाग जाता हूँ। जब उस प्रेतात्मा लड़की को देखता हूँ ना, तो मैं एक बार में पहचान जाता हूँ। अब मैं कहने लगा, आप यहाँ पर? तब वो मुस्कुराती है, कहती है कि हाँ, मैं यहाँ पर, मैं तुम्हें ढूंढते ढूंढते आ गई। मुझे जरा भी विश्वास नहीं हो रहा था कि वो तो बाबा जी की कैद में थी, वो तो दुष्ट आत्मा थी। बाबा जी ने अब उनको कैसे छोड़ दिया, ये कैसे संभव है, मैं समझ नहीं पा रहा था। तब वो लड़की कहने लगी, क्या मैं तुम्हारे पास बैठ नहीं सकती क्या? मैं इतनी दूर से आई हूँ तुम्हें ढूंढते हुए, क्या इतना हक नहीं बनता कि मैं तुम्हारे साथ में बैठी? अब उस रात तो तुम मेरा दूल्हा बने थे, तो आज नहीं बनोगे क्या? मैं सच कहूँ ना, आज की रात में डर चुका था। अब मैं कहने लगा कि आप तो प्रेतात्मा हो ना। उस रात तो मुझे नहीं लगा था कि आप बिल्कुल भी कोई प्रेतात्मा हो। बिल्कुल इंसानी शरीर था, सब कुछ इंसान की तरह लग रही थी। लड़की हंसते हुए कहने लगी, आज भी मैं वैसी लग रही हूँ, अब मुझे छू के देखो, कोई बदलाव है क्या? मैं वाकई में जो कुछ देख रहा था जैसा पहले थी, उसमें जरा भी रत्ती भर भी बदलाव नहीं था। तब भी मैं डरा हुआ था। मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि मेरे ढाबे का दरवाज़ा बंद, ये लड़की अंदर कैसे आ गई। आखिरकार मैं डरा हुआ था। तब वो कहती कि डरो मत, डरो मत, ना तो मैं तुम्हें नुकसान पहुंचाना चाहती और ना
उन मालिकों को, नुकसान मुझे पहुंचाना है उस बाबा को। मैं बाबा को छोड़ूंगी नहीं। उसी की वजह से मुझे वो नर्क वाली ज़िंदगी बितानी पड़ी है। मैं कोई दुष्ट आत्मा नहीं हूँ, मैं एक पवित्र आत्मा हूँ। और उस बाबा जी ने मुझे इस्तेमाल किया और उसमें जो प्रेतात्मा वास करती थी, अब मुझे उनको, अब उस घर से मुझे खाली कराना पड़ा। बाबा जी जो मुझे आदेश देता था, अब मुझे उसका पालन करना पड़ता था। अगर मैं पालन नहीं करती थी तो बाबा जी मुझे दंड देते थे, कष्ट देते थे। और मैं अब उसी टाइम प्रण लिया था कि जब भी मैं आज़ाद हो जाऊंगी, बाबा जी को तो मैं ढूंढ के रहूंगी। मैं बाबा जी को आज भी ढूंढ रही हूँ, लेकिन बाबा जी का कोई पता ठिकाना नहीं चल रहा है। कहाँ है बाबा जी? तुम बाबा जी से कैसे मिले? डरो मत, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुँचाना चाहती। मैं सब कुछ समझ चुकी हूँ कि तुम भी अब गरीब थे, अमीर बनना चाहते थे, पैसे के लालच में आ चुके थे। मैं सब कुछ पता कर चुकी हूँ, इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है। और तुमने मेरे साथ में ऐसा कुछ धोखा भी नहीं किया है। तुम तो उस रात मेरे बगल में सो चुके थे मेरे से पहले, और जैसे तुम सोए ना, और वो सब जादू मेरे पर अब चलने लगा था। बाबा जी कब आ गए थे, और जब आए तो मैं थोड़ा देर से समझी थी, लेकिन तब तक देरी हो चुका था। मैं बाबा जी के काबू में आ गई थी। मैं तुम्हें उठा रही थी कि तुम मेरी मदद करो, तुम मेरी मदद करो, इस बाबा जी के चंगुल से मुझे छुड़ाओ। लेकिन तुम तो नशे में टूल थे, तुमने मेरी कोई मदद नहीं किया। लेकिन मैं जान चुकी थी कि इसमें कोई दोष नहीं है, तुम नशे में थे, इसलिए उस रात मेरी मदद नहीं कर पाए। तो दोस्त, आज मेरी मदद करो, उस बाबा के बारे में बता दो कि बाबा जी कहाँ मिलेंगे। हमें उनकी, अब जो जेल था, कैद था, मैं उसे कब की आज़ाद हो चुकी हूँ। और उसके बाद मैं बाबा जी को जगह जगह तलाश करती फिर रही हूँ। और उन लड़के का भी, उस फैक्ट्री का मालिक का भी, लड़कों का कोई दोष नहीं था। वो तो चाहते थे, उस बाबा जी को लाखों रुपए दिए थे कि ताकि उस जगह को उन भूत प्रेतों से खाली कराया जाए, जिसको मैंने खुद अब उनको बाइज्जत लेके गया था कि आप लोग यहाँ से हट जाओ, नहीं तो नुकसान में आ जाओगे। तब वो लोग उस जगह को खाली किए थे। मैं उस बाबा से अब बदला लेना चाहती हूँ। सच कहूँ ना, मैं उस लड़की को संभालने में बहुत वक्त लगा था, मैं डर चुका था। और तब वो कहने लगी कि तुम डरो मत, बस तुम बता दो कि बाबा जी कहाँ मिलेंगे। और तब मैं कहने लगा कि मैं नहीं जानता, मैं बाबा जी का, अब सच कहूँ तो नाम भी मुझे नहीं मालूम। और कहाँ मिलेंगे मैं कुछ नहीं कर सकता, ये तो आपको ही ढूंढना पड़ेगा। और तब वो कहने लगी कि मैं लौटूंगी, जब अब मैं बाबा जी से बदला ले लूँगी ना, तो मैं तुम्हारे पास लौटूंगी एक दोस्त के नाते। तुम मेरा इंतज़ार करना। क्या तुम भूल गए हो? तुम एक अच्छी लड़की हो, मैं ज़रूर तुम्हारे पास में आऊँगी। लेकिन उसके बाद वो लड़की चलेगी और फिर दोबारा कभी मेरे जीवन में लौटी नहीं। तो क्या बाबा जी की अब जेल से आज़ादी अब उसको मिल चुकी थी, और फिर कहीं बाबा जी की कैद में तो नहीं आ गई, या फिर कोई ऐसे बाबाओं के जाल में तो नहीं फंस गई। मुझे आज भी उसके बारे में चिंता है कि आखिर उसने जो वादा किया था वो क्यों नहीं निभाया, क्यों नहीं आई, क्या उसके साथ में कोई हादसा हो गया था। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी अभिषेक जी के भेजी हुई। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों, अगर आपके पास भी ऐसी कोई घटना है, कोई कहानी है, कोई अपना आप बीती है, आप मुझे शेयर करना चाहते हैं, तो आप मुझे इंस्टाग्राम, मेरे व्हाट्सएप नंबर, मेरी ईमेल आईडी पर अपनी घटनाक्रम को आप मुझे भेज सकते हैं। और दोस्तों, चैनल ये भी आप ही का है, तो इसको भी अपना प्यार दीजिए, दुलार दीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, और हाइप तो ज़रूर कीजिएगा। और दोस्तों, फिर हम मिलते हैं ना इसी चैनल पर और इसी टाइम पर कल। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।